आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने एमसेट का आज शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 18 मार्च को एमसेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 जुलाई से 9 जुलाई तक एमसेट मुनक्कद होगा। 20 मार्च से एमसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तें कबूल की जाएंगी। 18 में दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 5 और 6 जुलाई को एग्रीकल्चर और फार्मा एमसेट और 7, 8 और 9 जुलाई को इंजीनियरिंग एमसेट इम्तिहान मुनक्किद होगा। काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र एमसेट के निसाब में कमी की है, जिसके तहत इंटर साल अव्वल के 100% निसाब और इंटर साल दुवम के 70% निसाब पर एमसेट इम्तिहान मुनक्किद होगा। काउंसिल के अहदेदारों ने बताया कि रोजाना 2 मरहलों में ऑनलाइन तरीक़ेकार पर एमसेट मुनक्किद होगा। इस मरतबा भी JNTU को एमसेट के इनेकाद की जिम्मेदारी दी गई है। फीस से मुतालिक मजीद तफसीलात TS एमसेट की वेबसाइट पर हासिल की जा सकती हैं। उम्मीदवारों की जानिब से पहले से दाखिल करदा ऑनलाइन दरखास्तों की तस्हीह 19 मई से 27 मई तक की जा सकती है। 250 रुपये देरेना के साथ 28 मई तक भी दरखास्त फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। 500 रुपये लेट फ़ी के साथ 7 जून और 2500 रुपये लेट फ़ी के साथ 17 जून तक दरखास्तें फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि आखिरी और ख़तई लेट फ़ी 5000 रुपये लेट फ़ी के साथ 28 जून तक भी एमसेट में शिरकत के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। एमसेट सुबह 9 ता 12 बजे दिन और दोपहर 3 ता 6 बजे 2 मरहलों में मुनक्किद होंगे। कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने रियासती हुकूमत बिलखुसूस हुक्मरान TRS पर अपोजिशन की मुसलसिल तनकीदों और बेजा इल्ज़ामात पर सख्त बरहमी जाहिर करते हुए आज कहा कि हमारी खामोशी को कमज़ोरी ना समझा जाए। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि बंदूक जब तक दीवार पर लगी रहती है उस वक्त तक खामोश रहती है और जब वक्त आता है तो हर किसी को बंदूक की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है। KTR ने प्रगति भवन में TRSP के रियासती सतह के इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन का मजाक उड़ाया और कहा कि उन कायदीन ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ फैलाने की तालीम हासिल की, जबकि आमतौर पर तुलबा उस्मानिया और काकतिया यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करते हैं। KTR ने अपने वालिद और चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव के खिलाफ अपोजिशन बिलखुसूस बीजेपी और कांग्रेस कायदीन के अहानत आमेज अल्फाज के इस्तेमाल पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि चीफ मिनिस्टर की खामोशी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जब वक्त आएगा तो वो बोल उठेंगे। उन्होंने कहा कि सदर TRS KCR ने तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल को यकीनी बनाया, जिसके बाद तालीमी और मुलाजिमतों के शोबे में तरक्की देखी गई। उन्होंने कहा कि TRS के बरसर इख्तिदार आने के बाद ही रियासत में अकामती स्कूलों और कॉलेजों की तादाद में इजाफा किया गया, जहां तलबा को मियारी तालीम फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन हक़ाइक़ के बावजूद चंद अफराद बचकानी अंदाज में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ की NDA हुकूमत ने हर महाज पर तेलंगाना को नज़रअंदाज कर दिया है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कई बड़े तालीमी इदारों के क़याम का ऐलान किया गया और तेलंगाना के लिए हत्ता कि एक भी नवोदया स्कूल मंजूर नहीं किया गया। मेडिकल कॉलेजों के क़याम में भी तेलंगाना से नाइंसाफ़ी की गई। उन्होंने पूछा कि आया बीजेपी हुकूमत की नज़र में तेलंगाना मुल्क का हिस्सा नहीं है। KTR ने ग्रेजुएट्स राय दहिंदों से अपील की कि वो अपने वोटों की ताकत के जरिए अपोजिशन का जवाब दें। KTR ने कहा कि TRS हुकूमत ने वकला और सहाफ़ियों की मदद के लिए भी फंड्स अलॉट किए हैं। दूसरी जानिब बीजेपी सिर्फ बातें करती है। TRS के कारगुजार सदर ने रिमार्क किया कि TRS हुकूमत जब मुलाजिमतों की फराहमी की बात करती है तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पकौड़ों की बात करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने करोड़ों रुपए के तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया, लेकिन उन पर कोई अमल आवरी नहीं की गई। జర్నలిస్టులకు ఏం చేసినాం, విద్యార్థులకు ఏం చేసినాం, నిరుద్యోగులకు ఏం చేసినాం, ఉద్యోగాల కల్పన ఎట్లా జరిగింది, ఉపాధి కల్పన ఎట్లా జరిగింది, ఇవన్నీ మీరు గట్టిగా అనుకుంటే, మీరు గట్టిగా దలుచుకుంటే ఈ అంకెలతో సహా సంఖ్యతో సహా చెప్పే సత్తా మీకున్నది. గాయకి ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాడు తూకిత్తా అంటే మైకిత్తా అనేది అవసరం లేదు. డొల్లి పెట్టుకునే అవసరం లేదు. చూస్తున్నా నేను మోడీ సాబ్ చాలా కథలు చెప్పిండు, మీ అందరికీ యాదుకున్నారు, అడగాల మీరు అది కూడా. మరి మనమేమో లెక్కలతో సహా చెప్తున్నాం. 1,32 ఇచ్చినాం, ప్రైవేట్ రంగంలో 15 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించినాం, గిన్ని ఇండస్ట్రీస్కి పర్మిషన్ ఇచ్చినామని చెప్పినాం. ఏం చెప్పింది మోడీ గారు అన్నాడు 2014 ముందు, तुम सब लोग मित्रों, तुम सब लोग
జన్ ధన్ ఖాతా ఖోలో మై ధన్ ధన్ 15 లక్ష దేతా అన్నాడా లేదా? అన్నాడా? ఎంతమందికి వచ్చినాయి ధన్ ధన్? ఎన్నికి వచ్చినాయి? మీకు వచ్చినాయి లేవో తెలుస్తామి, నాకు మాత్రం వచ్చినాయి. ఏమొచ్చినాయి? 15 లక్షల తిట్లు వచ్చినాయి నా ఫేస్బుక్లో, ట్విట్టర్లో, బూతులే. ఆ బీజేపీ వాళ్ళకు తెలివి లేదు, మన్ను లేదు. ఒక బూతులు మాత్రం వచ్చి బాగా ఆర్మీ ఒకటి ఉంటుంది ఒకటి, వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో ఆర్మీ ఉంటుంది. ఏమైనా గట్టిగా అడిగితే లొల్లి 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 బొబ్బ బొబ్బ బొబ్బ, తిట్టుడే తిట్టుడు. మళ్ళీ ఏమనంటే దేశం కోసం ధర్మం కోసం, అదొక్కటే తెలుసు అలా. నేనేమంటున్నా అంటే ఆలోచన చేయండి. 15 లాక్ అన్నాడు, ఇచ్చిండా? ఆయన అన్నాడు, నేను చూసిన ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూలో, నేను వచ్చినాక సంవత్సరానికి 2.5 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇచ్చినా అన్నాడు. పాపం వాడు విలేకరి గమ్మత్తుగా, అవునా ఇటువంటి ఉద్యోగాలు సార్ అన్నాడు. పాపం వాడు ఉండవటలేక అడిగిండు, మంచోడాడు. ఏమన్నాడు ఎరికేనా? अगर आप जाओगे कोर्ट में, वहां पे बाहर कोई पकोड़ी बना रहा है, అది కూడా ఉద్యోగమేనట. అంటే ఎట్లుందంటే నేను నాకు నిన్న మంచి మిత్రుడు చెప్పిండు ఒకడు. ఎట్లుందంటే మోడీ గారి కథ, ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కథ, బాత్ కరోడో మే కామ్ పకోడో మే. మాటలేమో కోట్లల్లా, చేతలేమో పకోడీలు. ఉద్యోగాలు ఏవి బాసు అంటే, మరి సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అంటివి కదా, మరి ఇప్పుడు 6 ఏళ్ళే కదా నువ్వు వచ్చి 12 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఏవి స్వామి అంటే పకోడీలు, బజ్జీలు ఇవా? అది నేను అనబోయి మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ నన్ను ప్రధానమంత్రి నా గౌరవం చేసినామంటారు ఎవడో ఒకడు. నేనేమంటున్నా అంటే ఛాయ్ అమ్ముకున్నా, పకోడీలు అమ్మినా, బజ్జీలు అమ్మినా తప్పు కాదు, తప్పని నేను అంటలేను. ఎవరి పొట్టవాడు పోసుకున్నాడు, కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడం మంచి పనే. కానీ అవి కూడా ఉద్యోగాలు నేనే ఇచ్చినా అని చెప్పుడు దౌర్భాగ్యం. జర్నలిస్టులకు ఏం చేసినాం, విద్యార్థులకు ఏం చేసినాం, నిరుద్యోగులకు ఏం చేసినాం, हैदराबाद और मुज़ाफ़रात के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहान ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर काउंसिल के ग्रेजुएट हल्के से टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी की गैर मशरूत तायद का ऐलान किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव की क़यादत में माहिर तालीम एवीएन रेड्डी के अलावा दीगर तालीमी इदारों के जिम्मेदारों ने प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और काउंसिल के मुजवजा इंतखाबात में खानगी तालीमी इदारों की जानिब से टीआरएस की तायद का ऐलान किया गया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने उन कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अरकान मुखन्ना बी सुधीर रेड्डी, एम जनार्दन रेड्डी, के नारायण रेड्डी, सुनील राव और दीगर मौजूद थे। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुलाजिमीन के पीआरसी के ऐलान में ताखीर हुई है। उन्होंने आज सूर्यापेट में वजीफा याबों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुलाजिमीन को परेशान करना हुकूमत का कोई मकसद नहीं है। कोरोना की वजह से रियासत की माली हालत खराब हो गई है, जिसकी वजह से पीआरसी के ऐलान में ताखीर हो रही है। रियासत की माली हालत खराब होने के बावजूद हुकूमत तमाम मुलाजिमीन को वक्त पर तनख्वाहें अदा कर रही हैं। वजीर बरखी ने कहा कि रियासती हुकूमत मुलाजिमीन को बेहतर से बेहतर पीआरसी का ऐलान करेगी। उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आवाम को गुमराह करना बीजेपी के कायदीन का अहम मकसद है। बैरूनी ममालिक से काले धन को वापस लाने का वादा पूरा नहीं हुआ। काले धन को वापस लाते हुए हर शहरी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसी भी सियासी जमात ने इंतखाबात में किए जाने वाले वादों को पूरा नहीं किया। सिर्फ टीआरएस ही वाहिद वो जमात है जिसने इंतखाबी मंशूर में अवाम से किए गए वादों को 100% पूरा किया। उन्होंने वजीफा याबों के दरपेश मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। टीआरएस रुकन असेंबली बालका सुमन ने कहा है कि केसीआर तेलंगाना को भरोसा और केटीआर तेलंगाना के मुस्तकबिल हैं। पार्टी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुलाजिमत और तलबा को अहमियत देने की वजह से उन जैसों को सियासी सतह पर मौका मिला है। 30 साल की उम्र में रुकने पार्लियामेंट वो बने एक दलित को मौका देने वाले केसीआर ही हैं। उन्होंने कहा कि काम अगर लेना है, उन्होंने कहा कि केसीआर जानते हैं कि किससे क्या काम लेना है और कैसे काम लेना है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में केटीआर ये सब एक्टिविटीज करेंगे और तुलबा को मजीद मौके हासिल होंगे। వాడు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు, వీడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు వీనికి తెలియదు, వీడో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎవడు పడితే వాడు ఒక్కొన్ని మించి ఒకడు పోటీలు పడి ఒక పెద్ద నాయకుని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం ద్వారా ఈ టీవీలు బ్రేకింగ్లు వేస్తాయి, ఈ పేపర్లు రాస్తాయనే పిచ్చి ఆలోచనలతోని చెత్త వాగుడంతా వాగుతూ ఉన్నారు. వాని ఎవ్వని కూడా సరిగ్గా జ్ఞానం లేదు. నేను ఆ మధ్య ఒక టీవీ చర్చలో అడిగిన, 15 నిమిషాలు ఆగకుండా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడమని నేను బంద్ చేస్తా అని చెప్పిన. ఈ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు, ఒక 15 నిమిషాలు ఆగకుండా ఇంగ్లీష్లో ఏమైనా మాట్లాడమని. ఇవాళ రియల్లీ వీఆర్ వండరింగ్, నేను కిషోర్ గారు మన మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ గారు మేము కూర్చున్నాం. మాకు ఎందుకు లేట్ అయిందంటే ఇవాళ దుర్గాశంకర్ మిశ్రా గారని
సెక్రటరీ ఎంఏయుడి డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేటీఆర్ అని కలవడానికి వచ్చింది. చీఫ్ సెక్రటరీ గారు వారు అరవింద్ కుమార్ గారు ఎంఏయుడి మన తెలంగాణ స్టేట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఒక మీటింగ్ జరుగుతూ ఉండే. ఆ మీటింగ్లో 15-20 నిమిషాల పాటు అన్న తెలంగాణలో ఎంత గొప్పగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది, ఏ ఏ రంగాల్లో తెలంగాణ ఎంత అగ్రెసివ్గా మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నామో వారు వివరించి చెప్తా ఉంటే మేము ముగ్గురం, కిషోర్ గారు, నేను, రామ్మోహన్ గారు పక్కపక్కన కూర్చున్నాం. మేము ఒక స్టూడెంట్స్ లెక్క వింటున్నాం వారు మాట్లాడితే. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि काउंसिल इंतखाबात की मुहिम अब वो साइकिल पर चलाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए वो साइकिल पर ही अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि वो भद्राचलम से खम्मम तक साइकिल पर जाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट्स के लिए महबूबाबाद वरंगल कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जीवन रेड्डी साहब का इंचार्ज लगा हुआ है, इंचार्ज टूर प्रोग्राम रिलीज करने और माई में भद्राचल खम्मम तक 7th से 12th तक दौरा कर रहे हैं। और इस दोनों के बारे में हम ये बोलना चाहते हैं, अभी अपर हाउस को ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन में ये ग्रेजुएट्स जो भी आज तक है हैदराबाद में या रंगारेड्डी मावूनर में है सो वाले, उधर वरंगल खम्मम नलगोंडा में है सो वाले, पूरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़े सवाल है, गवर्नमेंट खर्चा से पढ़े सवाल है। आज ऐसा आदमी उधर कंटेस्ट कर रहे, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बंद करके पूरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी लगा लेके लाखों रुपया फीस कलेक्ट कर लेके कल के दिन आम आदमी कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ये जगह नहीं बोल के बोले सो आदमी आज कंटेस्ट कर रहे। अगर उसको वोट डाले तो ये सुसाइडल है टीआरएस पल्लाराज और भारतीय जनता पार्टी। और ये नौकरियों के लिए तेलंगाना स्टेट कांग्रेस दिया, वो नौकरी ज्यादा आने के लिए ITIR प्रोजेक्ट इधर हैदराबाद में सैंक्शन करे सो है। ITIR प्रोजेक्ट अगर आज इंप्लीमेंट हुआ है तो 15 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आता था, 52 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आता था, टुगेदर समवेयर अराउंड 68 लाख एम्प्लॉयमेंट आज हैदराबाद में मिलता था। अगर वो ITIR इधर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करे, ये KCR गवर्नमेंट और भारतीय जनता दोनों मिलके ये इतने नौकरी मिलने का प्रोजेक्ट इधर इम्प्लीमेंट नहीं करा, खाली केवल उसका फैमिली के लिए तड़प रहे, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए तड़प रहे। इसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयड प्लीज डोंट वोट फॉर TRS BJP, यू प्लीज वोट फॉर चिन्ना रेड्डी who really work for to get a separate state vote, MLC candidate Hyderabad Ranggareddy Babu. उधर रामलो नायक मुझे ट्राइबल लीडर कंटेस्ट कर रहे for Warangal. So I request all the employees, those who are not getting proper benefits from the government, also take a stand against the TRS and BJP and vote for Congress Party. हम कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट्स के लिए महबूबा कांग्रेस के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा है कि कल तक बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने वाली TRS आज अपने गुनाह बीजेपी के सर बांधने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ITIR प्रोजेक्ट के मामले में बीजेपी और TRS दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। ग्रेजुएट काउंसिल इंतखाबात के सामने दोनों पार्टियां नया ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR अपनी बदनुवानियों को छुपाने के लिए मोहित की तायद करते आ रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि इस बार वोटर्स तालीमी याफ्ता हैं, इसीलिए इनको सिर्फ ग्रेजुएट की हद तक महदूद ना करें, दोनों पार्टियों को इन वोटर्स को सबक सिखाने की जरूरत है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को नज़रअंदाज कर दिया है जिनके तुलबा ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील की तहरीक में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत में बेरोजगार नौजवानों के लिए भी कुछ नहीं किया,
काउंसिल में ग्रेजुएट हलके वरंगल, खम्मम और नलगुंडा के पार्टी उम्मीदवार की तायद में हनमकुंडा में मुनक्किदा जलसे को मुखातिब होते हुए किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम भी आयद किया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खानदान को फायदा हुआ। उन्होंने इंकशाफ किया कि मरकज ने रेलवे इंडस्ट्रीज से मुतालिक एक प्रोजेक्ट तेलंगाना के लिए मंजूर किया, लेकिन रियासती हुकूमत इस प्रोजेक्ट के लिए 160 एकड़ अराजी अलॉट करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बीबी नगर में एम्स के आगाज के बावजूद रियासती हुकूमत ने मरकज को अराजी हवाले नहीं की। वरंगल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर के लिए रियासती हुकूमत ने हुनूज अपने हिस्से के तौर पर 30 करोड़ रुपए जारी नहीं किए। किशन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत ने आयुष्मान भारत स्कीम पर अमल आवरी रोक दी, क्योंकि ये स्कीम मरकजी हुकूमत की है। उन्होंने राय दहिंदों से कहा कि वो हुक्मरान टीआरएस के कायदीन की बातों पर भरोसा ना करें और उन कायदीन से पूछा जाए कि वरंगल में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का जो वादा किया गया था उस वादे का क्या हुआ। ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ సభ్యులు కొంతమంది మంత్రులు అనేక రకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కేంద్రం ఏం చేసిందని. రైల్వే వ్యాగన్ ఒరాలింగ్ పరిశ్రమ 2016లో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వం వరగల్కు మంజూరు చేశారు. సుమారు 1000 మందికి డైరెక్ట్ గా ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా, మరొక 2500 మందికి ఇండైరెక్ట్ గా ఉద్యోగాలు వచ్చేటువంటి పరిశ్రమను మంజూరు చేస్తే ఈ 6 సంవత్సరాలుగా ఈ పరిశ్రమకు ఇవ్వాల్సినటువంటి 120 ఎకరాల భూమి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వకుండా ఆలస్యం చేశారు. లేకుంటే ఇప్పటికల్లా పరిశ్రమ ప్రారంభమయ్యేది. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద చేసేటువంటి दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 11,68,02,501 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 25,94,204 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,11,92,088 हो गया है, जबकि 1,57,656 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,99,742 हो गई है और 1,614 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 170 नए केसेस दर्ज हुए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 1936 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका भी ले लिया। हफ्ते के दिन अंबरपेट अर्बन हेल्थ सेंटर में कोवैक्सीन टीका उन्हें दिया गया। डीजीपी ने टीका लेने के बाद दरियाफ्त किया कि कितने पुलिस अमले ने अब तक टीका लिया। वाज़ेह रहे कि महेंद्र रेड्डी ने 6 फरवरी को पहला टीका तिलक नगर अर्बन हेल्थ सेंटर पर लिया था। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने उसकी कोरोना की नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन BBV154 के इंसानों पर तजुर्बे के पहले मरहले का शहर में गुज़िश्ता रोज आगाज किया। 10 मुंतखब अफराद में से 2 को वैक्सीन देते हुए इंसानों पर इसके तजुर्बे का पहले मरहले का आगाज किया गया। दोनों अफराद जिनको ये डोज दिए गए सेहतमंद और बेहतर हैं। सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक ये तजुर्बे पटना, चेन्नई, नागपुर और हैदराबाद में किए जाएंगे। भारत बायोटेक को इसकी इस वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे के पहले मरहले के इनेकाद की इजाज़त ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI की तरफ से 2 मार्च को दी गई थी। 8 जनवरी को भारत बायोटेक ने DCGI से रुजू होते हुए पहले और दूसरे मरहले के इंसानों पर तजुर्बे की इजाज़त देने की ख्वाहिश की। तमाम माहिरीन की कमेटी ने इस दरख्वास्त पर तबादला ख्याल किया और पहले मरहले के तजुर्बे की इजाज़त देने की सिफारिश की। भारत बायोटेक कंपनी ने सेंट लुइस की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ माहिदा किया है ताकि नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन तैयार की जा सके। भारत बायोटेक यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और एक निजी कंपनी
फ्लोगेन के साथ बैनुल अक़वामी इश्तराक के जरिए यह वैक्सीन तैयार कर रही है। भारत बायोटेक की वेबसाइट पर कहा गया है कि यह वैक्सीन इन्फेक्शन और कोविड-19 दोनों को रोकने के लिए मुआवन साबित हो सकती है। शहर हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें चलेंगी। टेंडर के अमल के दौरान आरटीसी के हुक्काम ने वाजे कर दिया कि इन बसों में इस्तेमाल होने वाला इंजन पहले की डबल डेकर बसों में इस्तेमाल होने वाले इंजन से काफ़ी बेहतर होना चाहिए, जो हैदराबाद की सड़कों के लिए मौजू हो। अशोक लीलन, जिसने टेंडर के अमल में हिस्सा लिया, कहा कि आरटीसी की ज़रूरत के लिहाज से ये डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। कंपनी ने कहा कि वो दरखास्त के मुताबिक पहले मरहले में 25 बसें फराहम करेगी। फाइनेंस कमेटी का इजलास इस खुसूस में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें बसों की कीमत और टेंडर्स की मंजूरी के मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत ने डबल डेकर बसों के लिए टेंडर्स तलब किए हैं। शहर की सड़कों पर ये बसें एक तवील अरसे के बाद चलाई जाएंगी। हाल ही में ओहदेदारों ने टेंडर्स दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी की थी और कहा था कि BS6 मियारात के लिहाज से बसों की तैयारी के तखमीनी मसारिफ के लिए मजीद वक्त दरकार है। ताहम अशोक लीलन ने ही टेंडर दाखिल किया। सेक्रेटरी मरकजी वजारत इम्कना व शहरी उमूर दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि और अमृत स्कीम पर अमलावरी में कामयाबी के लिए रियासती हुकूमत को मुबारकबाद दी। दुर्गा शंकर मिश्रा ने हफ्ते को BR के भवन में मुनक़िदा एक इजलास में रियासत में मुख्तलिफ शहरी मिशंस और स्कीमात का जायजा लिया, जिनमें सबके लिए मकान आत्मनिर्भर निधि स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन शामिल है। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के सीनियर ओहदेदारों ने मरकजी हुकूमत के सीनियर IAS ओहदेदार को मुख्तलिफ शहरी स्कीमात में पेशरफ्त की तफसीलात पेश की। बाद उन्होंने मेट्रो ट्रेन के जरिए लकड़ी का पुल ता LB नगर सफ़र किया। उन्होंने फतेहुल्लागुड़ा एनिमल केयर सेंटर और वनस्थलीपुरम में डबल बेडरूम के मकानात का भी दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सुनील शर्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। सैबराबाद पुलिस ने मनी सर्कुलेशन का एक बहुत बड़ा स्कैम बेनकाब करते हुए 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने कहा कि वाइवा हेल्थ साइंसेज के नाम से गुज़िश्ता चंद दिनों से मनी सर्कुलेशन की स्कीम चलाई जा रही थी, जिसके तहत मेंबरशिप हासिल करने के लिए 12,500 रुपये वसूल किए जाते थे। उन्होंने बताया कि इस तरह मुल्क भर में लाखों अफराद से तकरीबन 1500 करोड़ रुपये वसूल करने का पता चला। उन्होंने कहा कि इंस विवा कंपनी की जानिब से यह स्कीम चलाई जा रही थी। स्कीम के अहम मुलजिम की हैसियत से थॉमस नामी शख्स की शनाख्त की गई है। उन्होंने बताया कि इंडस विवा हेल्थ साइंसेज की धोखाधड़ी का पता चलने के बाद 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रियासत के 3 सरकारी टीचर्स भी शामिल हैं, जो रुख्सत हासिल करते हुए इस स्कीम के लिए काम किया करते थे। वर्कआउट చేసిన తర్వాత ఈ అందరూ కూడా 24 మందిని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఒక బెంగళూరు బేస్డ్ కంపెనీ, నెల్లమంగళలో ఉన్న ఈ కంపెనీ. దీనికి ఒక బైనరీ స్కీమ్ లో ఈ ఒక స్కీమ్ ని నడిపిస్తున్నారు. ఆ పేరు ఇండస్ వివా ప్లాన్, వాళ్ళు కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ అంటారు. ఆ పేరుతో ఈ ఒక మనీ సర్కులేషన్ స్కీమ్ నడుస్తుంది. ఈ ఒక స్కీమ్ లో మెంబర్ కావాలంటే 12,500 రూపీస్ కట్టాలి. కట్టిన తర్వాత మీకు మెంబర్షిప్ రావడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఒక యూజర్ ఐడి ఇస్తారు. తర్వాత మీకు ఒక పాస్వర్డ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక ఫ్యామిలీ బిజినెస్. అంటే మీరు హస్బెండ్ మెంబర్ అయితే ఆటోమేటిక్లీ మీ వైఫ్ కూడా మెంబర్ అయినట్లే. వైఫ్ మెంబర్ అయితే ఆటోమేటిక్లీ మీ ఆ వైఫ్ హస్బెండ్ కూడా మెంబర్ అయినట్లే. ఇది ఒక బైనరీ స్కీము. అంటే ఒక్కరి నుంచి ఇద్దరు నుంచి మళ్ళీ ఇద్దరు, ఇట్లా ఈ చైన్ నడుస్తుంది. సో మొత్తం ఒక సైడ్ లెఫ్ట్, ఒక సైడ్ రైట్ ఎన్రోల్మెంట్ చేసి అది బైనరీ స్కీమ్ అంటారు. ఒకసారి नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम में खुद को रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव का पर्सनल सेक्रेटरी जाहिर करते हुए धोखा देने वाले साबिक रांझी खिलाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए
बताया कि 25 साला बी नागराजू का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से है। उसे साबिक में 10 मुकदमात में गिरफ्तार किया जा चुका है और ताज़ा तौर पर वो 9 मुकदमात में मुलविस है। उसके पास से 10 लाख रुपए नकद रकम और एक सेलफोन जब्त किया गया। अंजनी कुमार ने मजीद बताया कि नौजवान खुद को केटीआर का पीए जाहिर करते हुए रियल एस्टेट ताजिरों, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट कंपनियों, तालीमी इदारों के जिम्मेदारों को फोन करते हुए रकम वसूल कर रहा था। उसने तकरीबन 9 कंपनियों से करीब 40 लाख रुपए वसूल किए। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस चीटर, फ्रॉडस्टर की गिरफ्तारी हुई, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर्स के पीए के नाम पर कॉमन पब्लिक, खास करके रियल्टर्स, हॉस्पिटल ओनर्स, बिजनेसमैन, उनको चीट करता था। ऑफेंडर का नाम बी नागराजू, जो कुछ समय के लिए आंध्र प्रदेश में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट भी खेला और रिसेंटली 9 कॉरपोरेट कंपनीज को चीट किया। टास्क फोर्स के ऑपरेशन के मुताबिक अभी तक रफली 10 लाख रुपीस कैश का सीजर हुआ है, एक सेलफोन भी जिसमें कि बहुत सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। ये रहने वाला पोलाकी मंडल, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश का है और इसके पहले इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। रिसेंटली जो 9 केसेस इसके ऊपर बुक हुए उसमें बंजारा हिल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, सनत नगर, मादापुर, गाचीबौली, कुकटपल्ली, बाचूपल्ली, इन सब पुलिस स्टेशन में केसेस बुक हुए हैं और टोटल रफली जो रिसेंट 9 केसेस इसके ऊपर है उसमें 39,22,000 रुपीस के लगभग का अमाउंट कलेक्ट किया है। ये इसके पहले 2018, 19 और 20 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट में ये चीटिंग किया, जिसमें कि विशाखापट्टनम, नेल्लोर रूरल, माचावरम पुलिस स्टेशन विजयवाड़ा, बालानगर पुलिस स्टेशन, अरंडलपेट पुलिस स्टेशन गुंटूर और इस तरह के बहुत सारे केसेस इसके ऊपर है। ये हमारे पूरे ऑपरेशन में ओएसडी टास्क फोर्स श्री पी राधाकिशन राव और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफिसर के नागेश्वर राव, एसआई के श्रीकांत, जी राजशेखर रेड्डी। पुराने शहर हैदराबाद में डीसीपी साउथ जोन गुजाराव भोपाल ने रात देर गए हिस्ट्री शीटर्स के मकानात पहुंचकर उनकी और उनके अराकीन खानदान की काउंसलिंग की। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ हाफिज बाबा नगर में हिस्ट्री शीटर्स की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही है और वो ये देखने के लिए उन हिस्ट्री शीटर्स के मकानात को पहुंचे कि आया वो रात देर गए घरों पर हैं या नहीं। उन्होंने हिस्ट्री शीटर्स के अरकान खानदान से बात करते हुए उनको मशवरा दिया कि उन हिस्ट्री शीटर्स के रवैये में तब्दीली की कोशिश करें और जराइम की वारदातों से दूर रहने की उनको तलकीन की जाए। अरे सर आप उनके क्या करते हो कहाँ से आया पहले ఈరోజు హఫీజ్ బాబా నగర్ కంచన్బాగ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ముఖ్యమైన రౌడీలందరినీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళ బిహేవియర్ మీద, వీళ్ళ కదలికల మీద పూర్తి నిఘా పెట్టి వీళ్ళ కార్యకలాపాలని పోలీస్ దృష్టిలో ఉంచేలాగా, వారిపై పట్టు సాధించేలాగా, వాళ్ళు ప్రవర్తన బాగున్నట్టయితే కొంతమంది మీద రౌడీ షీట్స్ కూడా క్లోజ్ చేయడం అవుతుంది. కొంతమంది ఎవరైతే వరుసగా అఫెన్సెస్లో పాల్గొంటున్నారో వాళ్ళపైన పీడీఎక్స్ బుక్ చేయడం జరిగింది. మనకి ముఖ్యంగా ఈ హఫీజ్ బాబా నగర్ కొత్తగా వచ్చిన సెటిల్మెంట్
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।